नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। वक्त हो चला है रणक्षेत्र का और आज मुद्दा है बिहार और राहुल तेजस्वी क्या बिहार में करेंगे खेल, क्या कुछ नया हो गया है वहां पर। चर्चा राहुल गांधी के बयानों से ही शुरुआत आज करने वाले हैं। मुद्दा राहुल गांधी ही हैं आज भी। राहुल गांधी इन दिनों अपने बयानों से खुद ही मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। हाल ही में पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन के मंच से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर जो बयान दिए वो न केवल तथ्यहीन थे बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की हताशा और भ्रम को भी उजागर करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान से एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस नेतृत्व किस हद तक खुद को राजनीतिक तौर पर असुरक्षित महसूस कर रही है। संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का बयान पूरी तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज के विकास के लिए संविधान की अहमियत को स्वीकार किया था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत एक नए विवाद की तरह प्रस्तुत किया, जो न केवल राजनीतिक स्तर पर गलत था बल्कि ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी रास्ते से सत्ता में वापसी के लिए किसी भी गलत चीज का सहारा लेने को तैयार है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी, एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी इन दिनों बड़े बड़े बयान देकर अर्थ का अनर्थ करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन के मंच से कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला किया। और अब उनके ये बयान न केवल तथ्यहीन थे बल्कि ये दिखाते हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हताशा और भ्रम में है। दरअसल राहुल गांधी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत जी के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई, हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। और अब ऐसा आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी को शायद यह याद करना चाहिए कि RSS और उनके स्वयंसेवकों ने हमेशा राष्ट्रवाद, भारतीयता और संविधान की सुरक्षा के लिए कार्य किया है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर, भगवान बुद्ध जैसे महापुरुषों की विचारधारा को मिटाने की बात कहकर राहुल गांधी ने न केवल ऐतिहासिक सच्चाई को तोड़ा है बल्कि अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए समाज को भड़काने का प्रयास भी किया है। खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी की सोच को वो मिटाने लगे हैं। और अब इससे यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जमीन खोने के डर से ऐसे झूठे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की विफलताओं और लगातार चुनावी हार ने उनके नेतृत्व को सवालों के घेरे में ला दिया है। बिहार की जातिगत जनगणना को फर्जी बताकर उन्होंने न केवल बिहार के लोगों का अपमान किया है बल्कि यह भी दिखाया है कि उनकी पार्टी का दृष्टिकोण किस प्रकार जातिवाद और सामाजिक ध्रुवीकरण पर आधारित है। माइनॉरिटीज, आपके जेब में से पैसा ट्रांसफर हो रहा है बस, और आप देखते रह रहे हो। ये प्रॉब्लम है। अब पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है जाति जनगणना। और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। RSS और बीजेपी पर निशाना साधना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है, लेकिन यह रणनीति अब पुरानी और अप्रभावी हो चुकी है। राहुल गांधी की बौखलाहट इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस का नेतृत्व न तो समाज की वास्तविक समस्याओं को समझता है और न ही उसके पास समाधान की कोई ठोस योजना है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं का यह रवैया न केवल राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत के असली मुद्दों से वे दूर है।
और शायद इसीलिए भारत के लोग राहुल गांधी जैसे नेताओं की खोखली राजनीति को पहचानने लगे हैं। लेकिन लगता है कांग्रेस का झूठ और बौखलाहट अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि यही जनता सच्चाई को भी जानती है और सही समय पर जवाब देना भी जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। चलिए, आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट को देखा और कुछ ही पलों में हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ जाएंगे और हर पार्टी से हमारे साथ एक प्रवक्ता यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए, पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन के मंच से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर जो बयान दिया है, वो देखिए ये इस तरीके के बयान देने की क्या आवश्यकता थी और क्यों ऐसा कहा गया। और कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि भाई जब उन्होंने इंडियन स्टेट तक की बात जो कह दी थी। चलिए, कुछ ही पलों में जो मेहमान आएंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत करते हैं हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये लीजिए, नज़र भी आ गए हैं। हम स्वागत करेंगे अधिवक्ता हमारे साथ तनुज दीक्षित जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सुमित शशांक जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। स्नेहाशीष वर्धन जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। और फिर हमारे साथ गोविंद यादव, नेता आरजेडी से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय निकाला। लेकिन सबसे पहले इस बयान को लेकर और जो बीजेपी को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं या फिर आरएसएस को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, स्नेहाशीष जी, क्या आवश्यकता है कि भाई, और जातिगत जनगणना का मुद्दा क्यों इसको पकड़ के बैठी हुई है कांग्रेस, इससे क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, इस पर शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि कांग्रेस का विषय राहुल गांधी पर सवाल है। देखिए, जातिगत आरक्षण पर जब भी बात होती है तो इस देश में आपको भी याद होगा कि बिहार में ही चुनाव के समय में सबसे पहले मोहन भागवत जी ने कहा था ये बात, और जब उन्होंने कही थी ये बातें कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और हमें भी मालूम है कि इस देश में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया गया था। आरक्षण कोई राजनीतिक प्रसाद नहीं है, पारितोषिक नहीं है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। क्या देश में स्थिति बदल गई है? वास्तव में आज राहुल गांधी जी, हमारे नेता, बार बार इस चीज को लेके आ रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि आखिर इस देश की बहुसंख्यक जो वर्ग है उसे कब हिस्सेदारी मिलेगी, और ये सारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। हिस्सेदारी उन्हें उनके जातिगत अनुरूप मिलना चाहिए, उनकी संख्या के अनुरूप मिलना चाहिए। इस चीज को समझने की जरूरत है, और इसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि इनपे सामंती सोच हावी है, इसलिए वो लोग ना समझना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, और इस तरीके के हवा को क्रिएट करवाना चाहते हैं इस देश में कि ये पूरी तरीके से जातिगत आरक्षण से कोई लाभ नहीं होने वाला है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सभी को मालूम है, बहुसंख्यक जनता को मालूम है इस देश की, कि जातिगत आरक्षण जब तक लागू नहीं होगा तब तक उनकी हिस्सेदारी नहीं उनको मिल पाएगी। जी, पर देखिए, आरक्षण तो है, आरक्षण नहीं हो तो भी बात है ना कि आप स्नेहाशीष जी कह रहे हैं कि आरक्षण कोई ऐसा विषय नहीं कि आज आया हो, पहले से आरक्षण है और इसका जो प्रोटोकॉल है, जो नियम कायदे कानून है, वो पहले से मौजूद हैं। फिर बार बार ये जनगणना की आवश्यकता, ये केवल हिंदुओं के लिए ही क्यों? ये एक प्रश्न होता है ना कि भाई कोई ये जो प्रोटोकॉल, तमाम चीज़ें हैं आरक्षण को लेकर, ये बार बार यही मुद्दा उठाया जाए। बोलिए। सीधे सीधे हिस्सेदारी से जोड़िए ना, आप इसको सांप्रदायिक रंग क्यों देना चाहते हैं? ये सवाल कभी भी सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। हिस्सेदारी की बात करेंगे, हर भाई है, एक घर में 5 भाई है, सभी एक समान नहीं होते हैं। इस 5 हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये समान नहीं है। तो आपको और एक को भी काट दिया जाए तो फिर आपका हाथ नहीं रह जाता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हिस्सेदारी में हमने बोला कि इन सबको समान अधिकार दो, समानता दो। अब इसको कहां से सांप्रदायिक आप लोग जोड़ रहे हैं, कहां से भाजपा के लोग जोड़ देते हैं? बड़ा मतलब सोचने वाली बात है। इस देश में क्या आपको नहीं लगता है कि उस गरीब के साथ अन्याय हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि जिसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको वास्तविक रूप में उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है? क्या इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? ये बात तो समझने वाली, ये तो सामाजिकता की बात है। जिसको कि जो समाज में रहते हैं, जो वर्ग भी, मैं ब्राह्मण जाति से आने वाला व्यक्ति हूं, तो क्या मैं ये मान लूं कि बस मेरा ही उत्थान होना चाहिए? मैं इसका कहीं पक्षधर नहीं हूं, व्यक्तिगत तौर पे भी ये बात मैं मान रहा हूं। पार्टी के स्तर पे तो राहुल गांधी जी लगातार हमारे लिए ये बात उठा रहे हैं कि सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबर का हक है इस देश में। लेकिन जो वर्ग पिछड़ गया है विकास के राह में, उसको तो आगे बढ़ाने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा, तभी राजनीति सफल और सही रास्ते पे चलेगी।
चलिए ठीक है चलिए, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर रख लिया और फिर आऊँगा, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। लेकिन जो इंडियन स्टेट पर जो बयान दिया गया, राहुल गांधी के जो बयान हैं, अब वो क्या जानबूझकर दिए जाते हैं? बीजेपी के खिलाफ युद्ध है, आरएसएस के खिलाफ युद्ध है, इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध है। अब एक बीजेपी का यहाँ पर जवाब ले लेते हैं। सुमित शशांक जी, जिस तरीके का बयान उनके द्वारा पहले दिया गया और जातिगत जनगणना की जो बात है, हालांकि हम जातियां वाली बात पर सहमत नहीं है, एज अ चैनल भी सहमत नहीं है, और हिंदू होने के नाते मैं तो कहता हूं क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या कोई भी जात में हमें बंटने की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, चलिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है, उसका रिस्पॉन्स बीजेपी की तरफ से क्या है? देखिए शिवम जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले राहुल गांधी का बयान आता है कि उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ है, उनकी लड़ाई आरएसएस के साथ है और उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है। देश के साथ कैसे कोई लड़ सकता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। राहुल गांधी और राहुल गांधी का पूरा कुनबा, जिस तरीके से आपने देखा कि मनमोहन सरकार में किस तरीके से एक सुपर कैबिनेट बना करके और एनजीओ चलाने वाले जो कुछ एक लोगों को, जिनको पैसा जॉन सोरस से प्राप्त होता था, वैसे लोग देश को चला रहे थे और मनमोहन सिंह की कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं उनको बदल दिया करते थे। तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी की जो माता जी हैं, उनकी सुपर कैबिनेट में जो लोग थे, जब देश के केंद्र दिल्ली में नारा लगता है कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और देश के केंद्र दिल्ली में नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो वैसे ही लोग इस प्रकार की मानसिकता और जहर भरी मानसिकता वाले लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। और आपने देखा कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कसाब को बचाने के लिए, कसाब को प्राण दंड से मुक्ति दिलाने के लिए कौन लोग पहुंच जाते हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो समाज में नफरत का जहर बोने वाले लोग, विभेदनकारी नीति फैलाने वाले लोग, और बात करते हैं विविधता में एकता की। आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब विविधता में बसे हुए भारतवर्ष को एकीकृत करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ती है, उन्होंने आज सपना देखना प्रारंभ किया नरेंद्र मोदी जी के काल में। उनके सपनों को पूरा करने में और उनके सपनों को साकार करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने जी जान लड़ा करके देश को एकीकृत रहने के लिए कार्य किया। उसके ऊपर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, अरे राहुल गांधी जी के तो पूर्वजों ने देश को टुकड़ों में बांटने का काम किया, हम तो एकात्मक भाव की बात करते हैं, एक साथ चलने की बात करते हैं। आज बिहार में इनका आगमन हुआ, लालू जी ने कुछ दिन पहले इनको मटन बनाना सिखाया था कि देखो तुम्हारी राजनीतिक दुकानदारी जो है वो चौपट हो चुकी है, अब तुम मटन बनाना सीखो। इसके बाद ये नफरत की दुकान चला रहे थे कुछ दिन से, और जिस तरीके की नफरत की दुकान ये चला रहे थे और ये जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर विभेदनकारी नीति चला रहे थे, आपने देखा कि किस तरीके से माइनॉरिटीज के बीच में जाते हैं और वहां जाकर के लोगों को भड़काने का काम करते हैं और काशी में पहुंच करके काशी के युवाओं को नशेड़ी शराबी बताते हैं। ठीक है, आपका ऑडियो, हाँ बोलिए, बीच में थोड़ा सा ऑडियो कट हो रहा था। हाँ बोलिए काशी। शिवम जी, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि काशी में जाते हैं और काशी के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं, शराबी बताते हैं। ये इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य इनका यही है कि जहां महादेव की पूजा भाग दसवें से होती है, वहां सनातन को गाली दो। जो लोग भी सनातन को गाली देते हैं, जो धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं, वैसे ही लोग राहुल गांधी को पसंद है। जॉन सोरस से जाकर के मिलना, इसके बाद आप देखेंगे कि इलान ओमार से जाकर के मिलना, नफरत फैलाने वाला खालिस्तानी पन्नू जो है वो इनके समर्थन में आ जाता है, तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं। और किसके खिलाफ बोलते हैं? तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज पूरी की पूरी लड़ाई शिवम जी सनातन को समाप्त करने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। सनातन समाप्त हो जाए और कहीं ना कहीं कभी ये ब्राह्मण होने की का दंड भरते हैं, कभी ये वैश्य होने का दंड भरते हैं, लेकिन जगह जगह जाके इनकी जो है ना वो नीति नियत जो है ना वो बदल जाती है। ना ये ब्राह्मणों को पसंद करते हैं, ना वैश्यों को पसंद करते हैं, और ना ही ये विभिन्न जाति एससी एसटी वर्ग से आने वाले लोगों को पसंद करते हैं। इन्होंने तो सबसे ज्यादा पकड़ के एससी एसटी वर्ग के लोगों का नसबंदी करा दिया था, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। राहुल गांधी का पूरा दिमाग जो है ये पूरी तरीके से नफरत की दुकान और नफरत की पैदाइश है। ठीक है, चलिए एक जवाब का मौका स्नेहाशीष को देते हैं, फिर गोविंद यादव जी पर आएंगे, तनुज दीक्षित पर भी आएंगे, यहाँ पर वो भी हमारे साथ हैं। स्नेहाशीष जी, आप हाथ उठा रहे थे, इनका प्रश्न का जवाब देने का मौका एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो मैं आपको दूंगा, लेकिन वॉर मतलब हमारी जो फाइट है वो इंडियन स्टेट से है, ये थोड़ा सा इसके बारे में तो पता लगना चाहिए दर्शकों को
कि इंडियन स्टेट किससे किससे भारत से क्यों युद्ध लड़ेंगे? इंडियन स्टेट जो बोला जा रहा है, हमारे खिलाफ पूरी स्टेट की मिशनरी लगी हुई है, ईडी सीबीआई सबको झोंक दिया गया है, इस देश की सरकार की तमाम ताकतों को झोंक दिया गया है। और ऐसी स्थिति में ये बातें कही जा रही हैं और आपको नहीं समझ में आता है कि क्या बातें आ रही हैं। ये चीज तो समझना है, हमारी लड़ाई विचारधारा से लड़ाई, हम कांग्रेस जन तो विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे थे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो आप कह रहे हैं मिस इंटरप्रेट, लेकिन इन्होंने इसे कहाँ लेते गए हैं, ये पूरी मिशनरी हमारे खिलाफ लगा दी है सरकार में। आज कांग्रेस का अगर वर्कर, एक भी वर्कर अगर झंडा लेके खड़ा है तो उसको मान के चलिए कि वास्तव में राहुल गांधी जी अभी पटना आए हुए थे, अभी हम लोग वही कार्यक्रम से निकले हैं। उन्होंने कहा कि एक भी कार्यकर्ता जो झंडा लेके खड़ा रहता है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़ा रहता है, वो बब्बर शेर है। क्यों? क्योंकि उसे उन तमाम झंझावतों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होती है जिन झंझावतों को आम आदमी नहीं झेल पा सकता है। और छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं झेल पाएंगे अगर इस स्थिति में उनको डाल दिया जाए तो। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जितने बार ये कथित वीडियो, पता नहीं गृह मंत्री जी के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, फिर भी एक वीडियो नहीं निकाल पाई ये लोग जेएनयू वाला, और बार बार ये लोग कहते हैं कि टुकड़े होंगे फलाना। मेरे से तो बोला भी नहीं जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता पता नहीं कैसे बोल देते हैं कि भारत तेरे फलाना फलाना। इस तरीके की बातें बोलने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे ज्यादा बोल दिए हैं, पता नहीं बोला भी है। नहीं ठीक है, वो देखो ये उससे ज्यादा तो ये लोग हर टीवी मंच पे आके बोलते रहते हैं मनगढ़ंत बातें। जो बात किसी ने नहीं सुनी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सुनी है। आप इंडियन स्टेट माने मशीनरी, इंडियन स्टेट लोग समझ चुके हैं कि इनके आडंबर क्या है। और एक और चीज मैं बताना नहीं, ठीक है, आप बोलिए स्नेहशील जी। मेरी समझना पड़ेगा कि इस देश में जब एकता अखंडता की बात होती है तो एक कट्ठा जमीन नहीं जो जोड़ पाई है पार्टी, जो अभी 22 गांव बसाने का अनुमति दे रही है चीन को। हमने सिक्किम को जोड़ा, हमने गोवा को जोड़ा, हमने इस देश को अखंड 565 देशी रियासतों में बटा हुआ भारत, उसको यूनिफाइड इंडिया बनाने के लिए देश को तोड़ दिया कांग्रेस पार्टी है। और ये लोग क्या समझेंगे, एक कट्ठा जमीन जोड़ने नहीं आया। चलिए ठीक, बांग्लादेश को दे दिए अधिक जमीन। ठीक है, चलिए जवाब बैठा हुआ है। सुमित जी, आप पर मैं आऊंगा, आप पर आऊं। ठीक है स्नेहशील जी, दोनों को मौका दिया, लेकिन इंडियन स्टेट वाले बयान पर इतनी क्लैरिटी नहीं है। आप उसको स्टेट की जगह मशीनरी कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो क्या इतने आसानी से उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा? गवर्नमेंट पूरी तरीके से पर वो देखिए, कभी आप विदेश में आपने सुना होगा कि बाइडेन या ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी वी हैव अ वॉर विद द अमेरिकन स्टेट, ऐसा थोड़ी ना कहा जाता है। ये गलत चला गया। गोविंद यादव जी भी हमारे साथ हैं। गोविंद यादव जी, जातिगत जनगणना और बिहार की राजनीति, आप तो ज्यादा समझते होंगे बिहार की राजनीति को, अब क्या ये जाति वाली बात से ऊपर उठेंगे कि नहीं, कि भाई क्या हिंदू जातियों में ही बटा रहेगा और जातीय समीकरण को ही साधते रहेंगे? अंत तक क्या हिंदू को हिंदू नहीं छोड़ा जा सकता क्या? उसको केवल वो बताता फिरे कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं फला हूँ या वो हूँ? आवश्यकता है इस चीज़ की, या फिर पूरे समाज के कल्याण की, उत्थान की बात की जाए? क्या कोई यादव है कि नहीं, कोई मेहता है कि नहीं है, कोई कौन क्या है, उससे क्या अभी भी उसकी अगर हम जनगणना करेंगे, इससे अंततः लाभ क्या होने वाला है? एक बिगर पिक्चर अगर आप हमें बताएं तो वो आप जरा समझाएं तो जरा, फिर फायदा क्या है और क्या समझते हैं बिहार की राजनीति में इसका बिहार में ही उपयोग ज्यादा क्यों होगा? देखिए, अभी जिस तरीका की भारत में और बिहार में बना हुआ है जाति संकट, आपको पता होगा पिछले लोकसभा चुनाव में और इस बार भी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी दलगत वोट दिया वोट दिया, इसलिए पिछले 40 सीट ध्यान देने का कार्य किया और इस बार भी लगभग एनडीए की पक्ष है, लेकिन फिर भी विधायक पिछड़ा हुआ राज है। और यहाँ पे जो हिस्सेदारियां सेंट्रल में किसी भी केंद्रीय आप वहाँ पे ओबीसी क्या प्रोफेसर नहीं है, कहीं अपने आप को जो है ओबीसी में है,
चलिए, आपका थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा सा ऑडियो, गोविंद जी थोड़ा सा ऑडियो खराब हो रहा है, उसको भी थोड़ा सा ठीक करते हैं। लेकिन आपने ओबीसी वाला जो प्रश्न पूछा है ये उसी तर्ज पे जाता है, जो काफ़ी हो गया समय इस प्रश्न को। अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ हैं, उनसे मैं चलिए इस प्रश्न का एक उत्तर लेने का प्रयास करता हूँ। जातिगत जनगणना का वास्तविक धरातल पर फायदा लाभ क्या होगा? भाई, अब किसी के चेहरे पर उसकी जाति नहीं लिखी होती और इसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता है, मतलब ये मेरी भी सोच है और शायद बहुत लोगों की हो। मैं किस जाति को बिलोंग करता हूँ नहीं करता हूँ, क्या इसकी आवश्यकता है? क्या मुसलमानों से उनकी जाति, उनके डिविजन्स के बारे में पूछा जाता है? किसी और से, क्रिश्चियन से पूछा जाता है क्या? सब में इतने भेद हैं, लेकिन ये जो मेजॉरिटी का कहकर भी तोड़ दिया जाता है, फिर उसको फिर वोट बैंक में तब्दील कर दिया जाता है, और फिर ये ओबीसी वाला प्रश्न भी फिर बार बार उठ के आता रहेगा। तो ये तो कभी एक नहीं होने देंगे हिंदुओं को, क्या ये नहीं लगता आपको? बिल्कुल शिवम जी, अगर हम बात करें तो देश में जातिगत जनगणना जो है आखिरी बार 1931 में हुई थी, और आजाद भारत में 1947 के बाद से जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू होता है, उसके अंदर ये एक कमेटी के द्वारा डिस्कशन किया गया था और एक डिसीजन लिया गया था कि अब भारत में आगे कोई भी चीजें जातिगत जनगणना के आधार पर नहीं होगी। इस वजह से 1931 के बाद से देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई है, और निश्चित रूप से देश की संप्रभुता, अखंडता और एक शून्यता के लिए निश्चित रूप से ऐसे फैसले उत्कृष्ट भी लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने पूछा कि ये जातिगत जनगणना की बातें क्यों की जा रही है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा। देखिए, विपक्ष के नेता होने के नाते, और जैसा हम सभी जानते हैं, ये बात जो छेड़ी गई है निश्चित रूप से बिहार में छेड़ी गई है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और देखिए, चुनावी मुद्दे हमेशा शिवम जी ऐसे ही रैलियों के माध्यम से इस तरीके से खोजे जाते हैं, और ये मुझे लगता है कोई ना कोई एक चुनावी मुद्दा बनाने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। और उसमें जो जातिगत जनगणना जिस आधार पर आरजेडी की द्वारा, नीतीश यादव के द्वारा वहां करी गई है, नीतीश कुमार के द्वारा वो उसको लेकर के भी प्रश्न उठा रहे हैं। मतलब अब बताइए, आधार भी ये है कि अगर जातिगत जनगणना खुद स्वतः कांग्रेस करेगी तो ही सही मानने जाएगी, या वहां की क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय सरकार करेगी, वो मान्य करी जाएगी? जी ठीक है, ये बड़ा प्रश्न जो है इसके साथ, लेकिन इस पर कांग्रेस का जवाब भी ले लेंगे और रिस्पॉन्स की भी और भी प्रश्न है, लेकिन एक छोटे से और उनके उत्तर भी हम लेते हुए यहाँ पर चलेंगे। तनुज जी, एक छोटा सा प्रश्न मुझे ये रह गया कि भाई राहुल गांधी के द्वारा जो ये स्टेटमेंट जातिगत जनगणना की दी जा रही है, ये राहुल गांधी की तरफ से ही क्यों ये मुख्य तौर पर उठाया जा रहा है? क्या इससे उनको लगता है कोई लाभ होने वाला है? और इंडियन स्टेट को लेकर भी जो बात कही गई है उसको आप क्या समझते हैं? फिर कांग्रेस के प्रवक्ता से एक जवाब ले लेते हैं। देखिए, निश्चित रूप से इंडियन स्टेट्स के बारे में टिप्पणी करना, वो भी इस तरीके, देखिए हमने यही देखा पहले भी राहुल गांधी की जो टिप्पणियां रही, चाहे वो ब्रिटेन दौरे पे हो, चाहे वो लंदन के दौरे पे हो, चाहे वो अपने अदर कंट्रीज के दौरे पे जाते, कोई एक ऐसी टिप्पणी, ऐसी सवाल अपने ही देश के विरुद्ध हमेशा खड़े किए जाते हैं जिससे देश की जनता को, देश को आघात पहुंचता है। कहीं ना कहीं आज जो उनके द्वारा टिप्पणी की गई बिल्कुल भी सजग और सरल नहीं दिखाई देती है। अगर भारत में इस तरह की बयानबाजी, इसे उकसाना कहते हैं, कुल मिलाकर के इस तरह की बयानबाजी का पूर्ण खंडन किया जाता है, और यही लगता है कि आने वाले समय में भी जो भी मुख्य रूप से जो टिप्पणियां की जा रही हैं, देखिए पूर्ण रूप से बिहार में आने वाले चुनाव के ऊपर, राजनीतिक सरगर्मियों के ऊपर नजर आती हैं। जी शिवम जी, चलिए ठीक है, इस पे कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं। तनुज जी की बात से आप सहमत हैं स्नेहाशीष जी? एक विश्लेषण इनका जो रहा कि भाई ये इस तरीके के बयान क्यों, और दूसरा, जब इतने लंबे समय से जातिगत जनगणना नहीं हो रही थी, उसके कारण कुछ रहे हों, तो फिर अब आवश्यकता क्यों है? ये मेन चीज़ है। टाइमिंग को लेकर तो सवाल आप भी उठाते हैं, तो विपक्ष उठाए तो क्या गलती है? तो खाना कब खाया जाता है? जब भूख लगती है तब, या दिन भर खाना खाते रहना चाहिए? पूरी जिंदगी, पूरी जो सांसारिक क्रियाकलाप है वो पेट के लिए ही तो चल रहा है। ये राजनीतिक भूख तो नहीं है, वोट की भूख तो नहीं है। देखिए शिवम जी, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। नहीं, तंज आप कस रहे हैं। आवश्यकता कब होती है? आवश्यकता कब होती है? हाँ, किस चीज? जब हमें इस चीज की जरूरत महसूस हो रही है कि वास्तव में आजादी के 75 साल बाद भी अगर
सभी को उनका नैसर्गिक जो हक होना चाहिए, जो बराबरी हमने चाहा था, वो अगर नहीं स्थापित हो पाएगी तो हम तो हिस्सेदारी की बात करेंगे। उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे पूरा भारत जोड़ो यात्रा के समय में ये एंथम बन के चल रहा था कि न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई रहेगी। हकीकत है आज भी हम उसी मुद्दे पे हैं और उसी मुद्दे पे हम लोग को ये मालूम है कि हम वही रास्ते पे हैं। तमाम जो अड़चने आ रही हैं उनको उनसे लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे नेता लगातार लड़ रहे हैं और इन मुद्दों को लेके वे जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि मालूम है हमें कि आज भी हिस्सेदारी तय नहीं हो पा रही है। आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखिए ना किस तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं, एनएफएस कर दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे पद रह रहे हैं आरक्षित वर्ग के, उनको एनएफएस कर दिया जाता है। क्या आप बात करते हैं, समानता कहाँ रह गई है? आज भी जो मानसिकता बनी हुई है हमारी, उस मानसिकता को बदलने के लिए ये बेहद जरूरी है। जातिगत जनगणना को सार्वजनिक करके और उसको उस आधार पर लोगों को हिस्सेदारी देने का काम किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इस देश में ये काम हम लोग कराएंगे, इस बात की हम लोग गारंटी दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं, आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। गोविंद जी, आप अपनी बात को रखिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? और ओबीसी वाला मुद्दा भी आपने उठाया, चलिए उसका जवाब भी, अब क्या आवश्यकता है उसकी और अब क्या क्यों करा जा रहा है बिहार में ही क्यों होता है सब? देखिए बिहार हिंदी पट्टी का जो प्रदेश झारखंड इस तरीका से जो आप देखिए लोकसभा चुनाव या लोग वोट भारतीय जनता पार्टी को किया, वहां पे हिंदू करके लोगों ने वोट किया। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात है ओबीसी हो, दलित हो, हाँ ठीक, चलिए आपका नेटवर्क का, गोविंद जी मुझे लगता है नेटवर्क का कोई इशू है जिसके चलते बार बार ये थोड़ा सा आपका फ्रेम भी जो खराब आ रहा है। कोई बात नहीं, आपका रिस्पांस फिर लेने का प्रयास करेंगे। तब तक बीजेपी का रिस्पांस ले लेते हैं क्योंकि ऑडियो खराब होने से दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। सुमित शशांक जी, आपने सभी के विश्लेषणों को सुना और ये कह रहे हैं कि जब भूख लगती है, स्नेहाशीष जी ने भूख वाली बात रखी, अब उन्होंने कहा कि ज़रूरत वाली भूख, मैंने कहा वोट वाली भूख या कौन सी भूख है ये? आपको क्या लगता है ये क्या अभी ज़रूरत क्यों है? तनुज दीक्षित जी कह रहे हैं पहले इतना समय से नहीं हुई तो अब करवाने की बात क्यों? देखिए शिवम जी, स्पष्ट रूप से समझना है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी लड़ाई अर्बन नक्सलिज्म के खिलाफ है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ उनकी लड़ाई है, तो पूर्व में एक बड़े नक्सली नेता का बयान सामने आता है कि किस तरीके से नक्सलियों का एक भाषण सामने आया कि वो कहते हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई है। तो ये नक्सलियों का पूरा कुनबा आज कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पीछे खड़ा है। और कुछ लोग बार बार जो दंभ भरते हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी जो राहुल गांधी के पीछे खड़ा है, भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, निर्भया का बलात्कार हुआ था और निर्भया बलात्कार में एक माइनर अपराधी जो कि किसी एक धर्म विशेष से आने वाला व्यक्ति था, उसके साथ भी केजरीवाल खड़े थे जाकर के, उसको भी जाके पैसा देने का काम किया था। तो इसका मतलब कोई बब्बर शेर नहीं हो जाता है ऐसे लोगों के साथ खड़े होने से। जो भारत मां को मां नहीं मानता है, जो भारत मां को जमीन का टुकड़ा मानता है, और खास करके इनके लोग दक्षिण भारत में केरल में जाके कहते हैं कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के आगे टांग देंगे और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देंगे, उस पर तो बयान देते नहीं है। जैसे ही आप प्रश्न पूछेंगे ये बड़ाई करने लगते हैं, अपने नेता का महिमा मंडन करने लगते हैं, लेकिन काम की बात कभी नहीं करेंगे। राहुल गांधी जो नफरत की दुकान चला रहे हैं, अरे जो राहुल गांधी नफरत की दुकान चला रहे हैं वो बताइए ना। ये जातीय जनगणना की बात हो रही है ना, मैं बता देता हूं स्पष्ट रूप से, राहुल गांधी अपनी जाति कैसे नहीं, क्यों नहीं बताते, वो कैसे ब्राह्मण है, जरा ये बता दीजिए। वो बार बार दंभ भरते हैं ना कि ब्राह्मण है ब्राह्मण है ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण है, जरा बता दीजिए ना। मैं वही पूछता हूं, फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कैसे हो सकता है? राहुल गांधी के नाना अर्थात हाँ आएगी, आपकी आवाज आ जाएगी, बीच में हैंग होता है, बोलिए बोलते रहिए। देखिए शिवम जी, राहुल गांधी इन्हीं का नेटवर्क अब झूठ नहीं सुनना चाहता। आपने स्पष्ट रूप से उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गंगाधर नेहरू कौन थे? यहाँ गोत्र देखने बैठे हैं, सामाजिक मुद्दों पे बात करिए ना, कोई मुद्दों पे बात करिए ना, यहाँ गोत्र देखने बैठे हो। ठीक, सुमित जी के जो प्रश्न है, बिल्कुल इसमें खुद की जाति के ऊपर प्रश्न है। वो कहता है कि जातीय जनगणना कराएंगे तो प्लीज अपनी जाति बता दीजिए भैया,
सबसे पहले अपनी जाति बता दीजिए। घूम फिर के आते हैं, कहते हैं कि जाति, मेरी जाति ये है, मेरी जाति ये है। आप ड्रम करते हो, आपको बताना है। दिल्ली पुलिस के आर्काइव में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी हिंदू 1857 में दिल्ली का कोतवाल नहीं था, कोई भी। और उसके बाद भारत सरकार की आर्काइव में भी यही बात लिखी गई है। उसके लास्ट मुगल पुस्तक में क्या लिखा गया है ये भी देख लेने की आवश्यकता है। जिसको जानकारी नहीं, जिसको बिहार के विषय में, बिहार की परिस्थितियों के विषय में जानकारी नहीं, देश के परिस्थितियों की जानकारी नहीं, वो कैसे लोगों को कुनबा बनाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोग, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान के गोद में बैठ करके खेलना इनको अच्छा लगता है, लेकिन उनसे उनकी जाति नहीं पूछेंगे। उनकी रक्षा करने के लिए मानवाधिकार के नाम पर सबसे आगे खड़े मिले। चलिए ये प्रश्न सुमित जी आपका, ये स्नेहाशीष से जवाब जरूर ले लेते हैं। सुमित जी ने स्नेहाशीष जी पूछा है, शशांक जी बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर भी ले लें, कहीं समय ना खत्म हो जाए। स्नेहाशीष जी वो पूछ रहे हैं कि कौन से ब्राह्मण है राहुल गांधी, क्योंकि वो कह चुके हैं वो ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है वो। अब गोत्र क्या है, अब आप बोल रहे हैं गोत्र की बात क्यों की जा रही है, जब जाति पाति की भी बात नहीं की जानी चाहिए, जब गोत्र की बात ना की जाए। शिवम जी, जब अब इससे ज्यादा मैं तो इस बात को नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन इस देश के लिए सबसे ज्यादा जो बलिदान दिया है प्रधानमंत्री होते हुए भी, वो गांधी परिवार ने, नेहरू परिवार ने दिया है। और उस वक्त मैं नहीं बोलना चाहता था ये बात, लेकिन आप ये देखते होंगे कि मुखाग्नि के वक्त जनेऊ ऊपर से, सुनिए ना सुमित जी, आप कुछ भी बोलिएगा तो नहीं ना सुन लेंगे, एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। आप बोले जा रहे हैं मनगढ़ंत बात अपने मुंह में डाल के, अब हम बोलने लगे कि मोदी जी जैसा बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। तो इसको हकीकत है ना, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं परिवार के बारे में। ठीक है, सुनिए ना। हाँ बोलिए। तो सुमित जी एक बार जवाब आने दीजिए। जब मुखाग्नि दे रहे थे तो आपके पास उस तस्वीर है क्या? सुमित जी देख लीजिएगा कि जनेऊ ऊपर में था कि उसमें क्या था, जनेऊ था कि नहीं था, वो देख लीजिएगा आप लोग। तो कोई आडंबर नहीं करेगा ना। सुन लीजिए सुमित जी, और मनगढ़ंत बातें इस तरीके से करने लगेगा, आप मंच पे आके मैं आपको अपराधी बताने लगूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मानसिक रूप से दिवालिया बताने लगूं, संघ के लोगों को मैं अनाप शनाप बोलने लगूं, तो ये उचित नहीं है। फैक्ट पे बात कीजिए ना। आप अभी कांग्रेस पे बात करते करते बताने लग रहे हैं आपको किसने पैसा दिया, किसने उस नाबालिग को पैसा दे दिया, रेपिस्ट को, किसने किसको क्या कर दिया। मुद्दे पे तो बात बोल नहीं रहे हैं। जेएनयू में किसने नारे लगा दिया उस पे बोलने लगे। आपके पास कुछ नीति ना नियत है। ये बताइए कि आरक्षण का समीक्षा करा रहे हैं इस बार की नहीं करा रहे हैं? बिहार का चुनाव आ गया, पिछले बार बिहार के चुनाव में ही यही चलिए स्नेहाशीष जी, सुमित जी क्विक काउंटर, सुमित जी क्विक काउंटर आपका, फिर हम बाकी गेस्ट पर भी चलेंगे। सुमित जी क्विक काउंटर, क्या कहना चाह रहे थे? उनका दुनिया गोल हो गया, घूम गया। नहीं ठीक है, दुनिया कोई गोल नहीं है। चलिए जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए फिर। हाँ सुमित जी सुमित जी, हाँ तो गोल गोल कब से ठीक जलेबी पारे जा रहे थे, अभी फिर जलेबी पार दिए स्क्रीन पे। आप बताइए। नहीं ठीक है, जलेबी वगैरह ठीक है आपकी, अब जलेबी वाला मुद्दा मत उठाइए, वो भी फिर गिर जाएंगे। सुमित जी आप सुन पा रहे हैं? इतना देर झूठ बोलेंगे भाई? ठीक है, अरे बस करिए, अब जलेबी वाला, आप जलेबी और गोत्र वाले मुद्दे पर चलिए। तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ हैं। इनके हिसाब से रामचरितमानस मदरसा में लिखा गया है, इससे ज्यादा बुद्धि ठीक नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा ये पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार की चटुकारिता से बाहर निकलिए, देश की बात कीजिए, देश की एकात्मकता की बात कीजिए, देश की सुरक्षा की बात कीजिए। नक्सलियों की तरह बात करना बंद कर दीजिए। जमीन दे, गांव बसवाए चीन से, बांग्लादेश को बिना हिसाब किताब के जमीन दे दे, यही सब चाहते हैं। अब बैठ के झूला झूले प्रधानमंत्री और जाके साड़ी और बिरयानी। नहीं ठीक है, इसका कौन सा फैक्ट जो है, नहीं इस तरीके के एलिगेशन जमीन वाली। अरे प्रधानमंत्री जी कहाँ बिरयानी खाने गए थे कि नहीं गए थे शिवम जी? चलिए ठीक है, साड़ी दिए थे कि नहीं दिए थे? हाँ ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, इसमें फैक्ट है कि नहीं है? हाँ नहीं, कौन सी जमीन कब दे दी गई, नहीं कौन सी जमीन दे दी गई, उसका कुछ है क्या? दे दी गई है, कहाँ पर दे दी गई है, कहाँ दे दी गई? कितने गांवों को एडजस्ट किया गया है, जरा पता कीजिएगा। कितना एकड़ हमने दिया है, कितना एकड़ उन्होंने दिया, तो दिया मतलब पता कीजिए, मतलब चीज को पहले दिया गया कि नहीं दिया गया? नहीं मैं कह रहा हूँ कि पहले दिया गया नहीं दिया गया। आप विषयांतर मत ले जाइए ना, इस सरकार में हम बोल रहे हैं। अच्छा बार बार आप अपनी बातों को क्यों रख रहे हैं मेरे मुंह में? और दूसरी चीज, नहीं तो आपकी बातों को ही मैं रखता रहूंगा तो कैसे होगा? सबकी बात को रखना है। 22 गांव चीन ने कहां बसाया है? आपको नहीं आंकड़ा मिला है क्या? जब
देश में सेना नहीं, ऐसे तो स्नेहाशीष जी, स्नेहाशीष जी, नहीं ठीक, स्नेहाशीष जी ठीक, एक छोटा सा मैं कहूंगा कि फिर स्नेहाशीष जी अब मुखर्जी की पुस्तक में लिखा गया है, हाँ, नटवर सिंह इनके विदेश मंत्री थे, उनकी पुस्तक में लिखा गया है कि विदेशी एजेंट सरकार चला रहे थे। अच्छा, मैं एक चलिए, मैं ये अंत का समय हो गया, लेकिन स्नेहाशीष जी एक बात मैं आपको बता दूं कि उस समय अगर 62 की पीछे ले जाऊं तो मैं भी पीछे ले जाता हूं कि 62 का युद्ध अगर नहीं, और ले जाता हूं ना, आप चीन की 62 में युद्ध हुआ था, पता नहीं होगा। अब देखो, मैं देखिए एक मिनट, मैं छोटा सा मैं आपको बताऊं 62 की भी अगर बात बताऊं, आप सुन तो लीजिए, अब आप अपनी बात मेरे मुंह में रखना चाहते हैं। 62 के युद्ध में एक चीज सीख के देखिए, अरे स्नेहाशीष जी सुन तो लीजिए, सुन क्यों नहीं रहे हैं? युद्ध क्यों खराब हुआ था? स्नेहाशीष जी, अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लेता, आपका नेतृत्व एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लेता 62 में, अगर आप देखिए, अब अपनी गलतियों को छिपाएंगे, 62 में क्या कुछ हो गया वो आप उस बात आप भूल जाएंगे, आप गांव दे दिए, क्या दे दिए। चलिए, क्या समय इतना ही था? नहीं ठीक है, मैं देखिए अब आप अपनी बात चुभने लगी, 62 का युद्ध में क्या हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी इतना ही था। स्नेहाशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ थे, सुमित जी आपका धन्यवाद, सुनील दीक्षित जी आपका धन्यवाद, गोविंद यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, तो अब क्या बिहार में खेला होगा, मैं सभी गेस्ट के जो है उनकी मुद्दों को रखने का मौका उनको देता हूँ, पॉइंट्स को रखने का, लेकिन तथ्य ही रहते हैं, और इन सभी तथ्यों के साथ आपको हम छोड़ते हुए चलते हैं आगे। कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आगे। आप छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में खबरें भी आपका इंतजार कर रही हैं।